वेलकम स्टूडेंट्स। आज अप्लाइड फिजिक्स 2 की क्लास में हम मॉडर्न फिजिक्स यानी चैप्टर 7 आधुनिक भौतिकी इसके एमसीक्यू करेंगे। आज ये इसका दूसरा पार्ट है और ये पार्ट ऑप्टिकल फाइबर पर बेस्ड है। तो हम इस एमसीक्यू में ऑप्टिकल फाइबर के ही क्वेश्चन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 42 से स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन 42 है हमारा, व्हेन ए रे गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट बेंड्स। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह मुड़ जाती है। चार ऑप्शन है, टूवर्ड्स नॉर्मल अभिलंब की ओर, अवे फ्रॉम नॉर्मल अभिलंब से दूर, बोथ ऑफ एबव एंड नन ऑफ एबव। तो इस तरह से कोई भी रे जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो रे नॉर्मल से दूर हट जाती है, तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो ग्रेटर होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से। तो ये जो सिचुएशन है हमारी, आंसर बी इज करेक्ट। अवे फ्रॉम नॉर्मल यानी अभिलंब से दूर हटती है। जब भी कोई रे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर हटती है। अवे फ्रॉम नॉर्मल that is angle I is less than angle R. Next question, incident angle in denser medium. Incident angle in denser medium for which refracted angle in rarer medium is 90 degree is, यानी सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, तो वह आपतन कोण होता है क्या कहलाता है? अपवर्तन कोण यानी रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल परावर्तन कोण, क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण। तो ये एंगल क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण कहलाता है। तो ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए जो रिफ्रैक्टेड रे है यानी अपवर्तित किरण वो 90 डिग्री पर रिफ्रैक्ट हो, तो ये एंगल, ये जो हमारी रे है ये आगे चलकर इधर जाएगी, तो इसलिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया। तो ये एंगल कहलाता है क्रांतिक कोण, जिसको हम फाई से लिखते हैं क्रिटिकल एंगल। तो जिस एंगल पर इंसिडेंट की जा रही है और अगर रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री मिला तो जो जिस एंगल पर इंसिडेंट हो रही है वह एंगल क्रिटिकल कोण या क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल कहलाता है। तो यही सिचुएशन यहां पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एंड क्रिटिकल एंगल फाई सी इज, यानी सघन माध्यम के अपवर्तनांक म्यू तथा क्रांतिक कोण फाई सी के बीच में संबंध होता है। तो यहां पर हम डिराइव कर सकते हैं ये संबंध, जो रिलेशन है वो डिराइव कर सकते हैं स्नेल के लॉ से। ये अगर डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और यहाँ पर हमारा रेयर मीडियम है यानी अगर एयर मान लें तो क्या होगा, ये हम जानते हैं कि स्नेल्स लॉ में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा Na अपान म्यू, Na अपान म्यू यानी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। और ये क्या है, साइन इंसिडेंट एंगल फाई सी अपान साइन 90 डिग्री। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो Na की वैल्यू एयर में है तो हम 1 मान लेंगे। तो ये हो गया म्यू इक्वल टू साइन फाई सी, क्योंकि साइन 90 डिग्री की वैल्यू हमारी 1 होती है। तो म्यू इक्वल टू 1 अपान साइन फाई सी, ये रिलेशन डिराइव हो गया। तो ये कौन सा ऑप्शन यहां ट्रू है? तो ऑप्शन बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इक्वल टू 1 अपान साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो ये हमारा सही है। इसका डेरिवेशन में हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर Na अपान म्यू इक्वल टू साइन फाई सी अपान साइन 90 डिग्री। तो इस तरह से ये म्यू का इक्वेशन आ जाएगा और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम जानते हैं 1 होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है, फॉर ग्लास इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज √2
देन फाइंड क्रिटिकल एंगल। यदि ग्लास के लिए अपवर्तनांक √2 है तो इसके लिए क्रांतिक कोण क्या होगा या क्रांतिक कोण का मान प्राप्त कीजिए। तो क्रिटिकल एंगल का फार्मूला हम जानते हैं, साइन फाई सी 1/sin फाई सी, ये म्यू के बराबर है। तो हम म्यू की वैल्यू रख देंगे, म्यू की वैल्यू √2 = 1/sin फाई सी। क्रिटिकल एंगल प्राप्त करना है यही फाई सी, तो ये हो गया साइन फाई सी = 1/√2 और फिर इस तरह से सॉल्व करेंगे। फाई सी = ये √2 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है। तो इस तरह से फाई सी 45 डिग्री आ गया। तो हमारा थीटा यानी क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री आ गया आंसर। तो ये बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। इफ लाइट इंसिडेंट ऑन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, लाइट इंसिडेंट ऑन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन रिफ्लेक्टेड light reflected internally in denser medium totally is called, this is called, यानी यदि सघन माध्यम में क्रांतिक कोण से ज्यादा पर प्रकाश आपतित किया जाए तो वह किरण पूरी तरह से परावर्तित हो जाती है उसी माध्यम में, तो यह कहलाता है, यानी यह घटना कहलाती है। तो यह घटना रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन नहीं, रिफ्रैक्शन अपवर्तन नहीं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी TIR या पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यह घटना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाती है। तो इसका यह सेंस है कि अगर हम कोई लाइट, पहले हम क्रिटिकल एंगल के लिए देख लेते हैं, क्रिटिकल एंगल पर डालें तो ये हमारा डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम, और इधर रेयरर मीडियम है। तो कोई लाइट हम क्रिटिकल एंगल से डालें तो क्या होगा, ये 90 डिग्री पर रिफ्रैक्ट होगी, यानी 90 डिग्री पर जाएगी। अगर हम इससे ज्यादा एंगल पर डालेंगे रे को, तो इस केस में रे अब इसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा और ये पूरी तरह से रिफ्लेक्शन होगा। तो ये जो घटना हो रही है जिसमें हम क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर लाइट डाल रहे हैं, तो ये घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है। क्यों? क्योंकि रे रिफ्लेक्ट हो रही है तो इसलिए रिफ्लेक्शन की घटना हो गई, और रे क्या है, पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है और उसी माध्यम में डेंसर मीडियम में ही हो रहे, इसलिए इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको शॉर्ट में TIR या पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, ऑप्टिकल फाइबर इज यूज्ड। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग होता है कैरी इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत ले जाने के लिए नहीं, विद्युत ले जाने के लिए नहीं होता क्योंकि ये वायर का नहीं बना होता है। कैरी लाइट रे कंटेनिंग इंफॉर्मेशन, सूचनाएं रखने वाले प्रकाश को ले जाने के लिए होता है। तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर होता है इसी के लिए होता है। बोथ ऑफ एबव इनकरेक्ट ऑप्शन, नन ऑफ एबव ये भी इनकरेक्ट है। तो बी इज करेक्ट हियर, तो बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। कैरी लाइट रे कंटेनिंग इंफॉर्मेशन यानी सूचनाएं रखने वाले प्रकाश को ले जाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, पार्ट्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर आर। ऑप्टिकल फाइबर के भाग होते हैं, तो ऑप्टिकल फाइबर के भाग कौन कौन से हैं, कोर, क्लैडिंग, जैकेट। तो ये तीनों कोर, क्लैडिंग, जैकेट ऑप्टिकल फाइबर के पार्ट्स होते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर है, आंसर डी। तो इस तरह से कोर सेंट्रल पार्ट होता है और इस कोर के ऊपर क्लैडिंग लगी होती है बेलनाकार, और इस क्लैडिंग के ऊपर जैकेट लगा होता है। तो इस तरह से कोर, क्लैडिंग और जैकेट, इन तीनों से मिलकर ये ऑप्टिकल फाइबर बनता है। ऑप्टिकल फाइबर में हम जानते हैं कोर और क्लैडिंग ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल यानी ग्लास या प्लास्टिक के बने होते हैं, और जैकेट बस इनकी सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। और कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होता है, तो N1 इज ग्रेटर देन N2। तो इस तरह से ऑप्टिकल फाइबर में तीन पार्ट, सेंट्रल पार्ट कोर, क्लैडिंग इसका मिडिल का हिस्सा, और जैकेट ऊपर बस केवल इसकी सुरक्षा के लिए और इसको मजबूती प्रदान करने के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर एंड क्लैडिंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज मेड ऑफ।
ऑप्टिकल फाइबर में कोर व क्लैडिंग बनी होती है। तो ऑप्टिकल फाइबर में कोर व क्लैडिंग ग्लास, कांच, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, पारदर्शी प्लास्टिक, बोथ ऑफ एबव, उपरोक्त दोनों, तो इन दोनों की बनी होती हैं। ग्लास या प्लास्टिक, तो दोनों मटेरियल यूज किए जाते हैं कोर और क्लैडिंग को बनाने के लिए। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही आंसर है। कोर और क्लैडिंग ग्लास और प्लास्टिक दोनों मटेरियल के बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लैडिंग N1 एंड N2 इज केप्ट, यानी कोर व क्लैडिंग जिनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 और N2 हैं, इन अपवर्तनांक को रखा जाता है। क्या रखा जाता है? N1 इक्वल टू N2? नो। N1 इज लेस देन N2? नो। N1 इज ग्रेटर देन N2? ये राइट आंसर है। तो जो कोर और क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, यानी कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा रखा जाता है। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा क्यों रखा जाता है? ये हमारा कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और इधर क्लैडिंग लगा हुआ है। तो लाइट जब हम कोर में डालेंगे तो कोर में लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होना चाहिए। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या होना चाहिए? N1 इज ग्रेटर देन N2, यानी कोर सघन माध्यम होना चाहिए, क्लैडिंग विरल माध्यम, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और रे इस तरह से ऑप्टिकल फाइबर में कोर में ही आगे चलती चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हिच प्रिंसिपल ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स, यानी ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन नहीं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो कोर में लाइट ट्रेवल करती है उसका बार बार, ये कोर है, कोर में लाइट जो ट्रेवल करती है वो बार बार उसका कोर में ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फलस्वरूप लाइट कोर में आगे बढ़ती रहती है और फिर वो इस ऑप्टिकल फाइबर के दूसरे एंड तक लाइट पहुंच जाती है। लाइट क्यों ट्रेवल कराते हैं? क्योंकि ये सूचनाएं लेकर जाती है, इसमें इंफॉर्मेशन इनकोड कर देते हैं और ये लाइट सूचनाएं लेकर प्रकाश की गति से जाती है और फिर दूसरे एंड पर हम सूचना को लाइट को प्राप्त करके उससे सूचना डिकोड करके उसका उपयोग करते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, व्हाट इज ट्रू अबाउट कोर इन ऑप्टिकल फाइबर? ऑप्टिकल फाइबर में कोर के लिए क्या क्या सत्य हैं? तो क्या क्या सत्य हैं देखें। कोर इज इनर मोस्ट पार्ट इन विच लाइट ट्रेवल्स थ्रू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कोर सबसे आंतरिक भाग है ऑप्टिकल फाइबर का जिसमें प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा चलता है। तो ये सही ऑप्शन दिख रहा है। बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग, यानी कोर का अपवर्तनांक क्लैडिंग के अपवर्तनांक से अधिक होता है। तो N1 इज ग्रेटर देन N2, कोर का अपवर्तनांक क्लैडिंग के अपवर्तनांक से अधिक रखा जाता है। तो ये भी सही है। डायमीटर ऑफ कोर इज नियरली 6 माइक्रोमीटर टू 250 माइक्रोमीटर, यानी कोर का व्यास 6 माइक्रोमीटर से 250 माइक्रोमीटर तक होता है। तो ये भी सही दिख रहा है। कोर इज मेड ऑफ प्लास्टिक और ग्लास, यानी कोर प्लास्टिक या ग्लास का बना होता है। तो ये भी करेक्ट है, इसलिए ऑल ऑफ एबव ई ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, व्हाट इज ट्रू फॉर क्लैडिंग इन ऑप्टिकल फाइबर? ऑप्टिकल फाइबर में क्लैडिंग के लिए क्या सत्य है या सत्य है? तो क्या क्या सत्य हैं ये देखते हैं। ए, सिलेंड्रिकल पार्ट लोकेटेड आउटसाइड कोर, यानी बेलनाकार भाग कोर के बाहर स्थित होता है। तो ये क्लैडिंग बेलनाकार भाग है जो कि कोर के बाहर स्थित होता है। सेकंड, डायमीटर ऑफ दिस क्लैडिंग इज 10 माइक्रोमीटर टू 450 माइक्रोमीटर, यानी कोर का व्यास क्लैडिंग का व्यास 10 माइक्रोमीटर से 450 माइक्रोमीटर तक होता है। ये भी करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग इज लेसर देन
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर। तो कोर क्लैडिंग का अपवर्तनांक कोर के अपवर्तनांक से कम होता है, यानी N2 इज लेसर देन N1। क्लैडिंग का अपवर्तनांक कोर के अपवर्तनांक से कम रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन, लाइट डज नॉट ट्रेवल इन क्लैडिंग। तो क्लैडिंग में प्रकाश नहीं चलता। क्लैडिंग में बिल्कुल प्रकाश नहीं चलता, क्योंकि क्लैडिंग में अगर प्रकाश चला गया तो वो क्लैडिंग में ही एब्जॉर्ब हो जाएगा या जैकेट द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो प्रकाश का क्षय हो जाएगा। क्लैडिंग इज मेड ऑफ प्लास्टिक और ग्लास। क्लैडिंग को प्लास्टिक या कांच से बनाते हैं, तो ये भी ऑप्शन सही है। इस तरह से एफ ऑल ऑफ एबव इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्लैडिंग के लिए सभी ऑप्शंस ऊपर के सही हैं। क्वेश्चन 54, स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ प्लास्टिक इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल पार्ट्स। दिस इज कॉल्ड। एक मजबूत बाहरी आवरण जो ऑप्टिकल फाइबर के आंतरिक भागों की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है कहलाता है कोर, क्लैडिंग या जैकेट। इन तीनों में से ऑप्शन है जैकेट, यानी ये एक्सटर्नल कवरिंग होती है जिसको लगाने से ऑप्टिकल फाइबर में मजबूती आती है और सेफ्टी आती है। तो इस तरह से जैकेट हमारा कवरिंग पार्ट है ऑप्टिकल फाइबर में। क्वेश्चन 55, कंडीशन फॉर अकरिंग TIR इन ऑप्टिकल फाइबर इज। यानी ऑप्टिकल फाइबर में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने की शर्त है N1 इज ग्रेटर देन N2, यानी कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होना चाहिए, तो ये बिल्कुल शर्त है। एंड लाइट इन कोर मस्ट बी एट एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल और इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। तो फाई इज ग्रेटर और इक्वल टू फाई सी। तो इस तरह से जो इंसिडेंट एंगल होता है कोर के अंदर, कोर और क्लैडिंग के इंटरफेस पर, वो ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल या उसके बराबर होना चाहिए, तभी लाइट आगे कोर में ट्रेवल करेगी, अदरवाइज वो क्लैडिंग से बाहर निकल जाएगी। तो इस तरह से दोनों शर्तें फॉलो होती हैं हमारे ऑप्टिकल फाइबर में। तो TIR होने के लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए दोनों शर्तें लागू होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, व्हाट इज ट्रू फॉर एक्सेप्टेंस एंगल θ0। ग्राह्य कोण के लिए क्या सत्य है। मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर व्हिच लाइट ट्रेवल्स इन ऑप्टिकल फाइबर। न्यूनतम आपतन कोण जिसके लिए प्रकाश ऑप्टिकल फाइबर में चलता है। सेकंड ऑप्शन, मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर व्हिच लाइट ट्रेवल्स इन ऑप्टिकल फाइबर। अधिकतम आपतन कोण जिसके लिए प्रकाश ऑप्टिकल फाइबर में चलता है। तो ये बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। एक्सेप्टेंस एंगल ग्राह्य कोण मैक्सिमम एंगल है जिसके लिए लाइट कोर में यानी ऑप्टिकल फाइबर में ट्रेवल करती है। तो ये हमारा कोर हो गया सेंट्रल पार्ट, और इसके चारों ओर सिलेंड्रिकल क्लैडिंग है। तो हम लाइट इस तरह से डालेंगे कि ये जो एंगल है, ये एंगल इतना रखा जाता है कि लाइट जब कोर में चलेगी तो वो आगे चलकर इसका क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पर या क्रिटिकल एंगल के बराबर एंगल पर पड़े, तभी ये क्या होगी, आगे बढ़ेगी, यानी इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और ये आगे बढ़ेगी। तो इस तरह से मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये एंगल हमारा θ0 मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया फॉर व्हिच इससे डालने पर रे ऑप्टिकल फाइबर में आगे ट्रेवल करती है। इससे कम एंगल पर डालेंगे तो रे सदैव क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर फॉल करेगी और ये इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हुए आगे बढ़ेगी। तो इस तरह से ये ग्राह्य कोण मैक्सिमम एंगल होता है जिससे लाइट रे डालने पर आगे ऑप्टिकल फाइबर में इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, एक्सेप्टेंस एंगल डिपेंड्स ऑन। ग्राह्य कोण निर्भर करता है, तो ग्राह्य कोण डिपेंड्स ऑन या निर्भर करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, कोर के अपवर्तनांक N1 पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग, क्लैडिंग के अपवर्तनांक N2 पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्सटर्नल मीडियम, बाहरी माध्यम के अपवर्तनांक N0 पर,
तो ये राइट आंसर उपरोक्त सभी हैं। तो हम एक्सेप्टेंस एंगल का फार्मूला देख लेते हैं। थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपान n0। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्राह्य कोण या एक्सेप्टेंस एंगल। तो ग्राह्य कोण डिपेंड करता है कोण के अपवर्तनांक, क्लैडिंग के अपवर्तनांक और बाहरी मीडियम के अपवर्तनांक। तो यानी ऑप्टिकल फाइबर जिस माध्यम में रखा गया है उसके अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन तीनों पर निर्भर करता है। ऑल ऑफ एबव इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 क्या है, एक्सेप्टेंस कोण एंगल थीटा ए इज। ग्राह्य शंकु का कोण थीटा ए होता है। तो ग्राह्य शंकु का कोण जो होता है वो एक्सेप्टेंस एंगल का डबल होता है। यानी एक्सेप्टेंस एंगल को हम क्या करें, ये जो एक्सेप्टेंस एंगल थीटा 0 है इसको 360 रोटेट कर दें तो ये हमारा कोण बन गया एक शंकु। और इस शंकु का जो एंगल है ये कितना होगा, थीटा ए इक्वल टू 2 थीटा 0। तो ये ग्राह्य कोण का जस्ट डबल होता है एक्सेप्टेंस एंगल या एक्सेप्टेंस कोण एंगल। यानी ग्राह्य शंकु का कोण जस्ट डबल होता है किसके, एक्सेप्टेंस एंगल थीटा 0 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल अपर्चर इज। न्यूमेरिकल अपर्चर NA होता है ऑप्टिकल फाइबर का। साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल इज, यानी ग्राह्य कोण की ज्या को NA कहते हैं। न्यूमेरिकल अपर्चर NA इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। तो न्यूमेरिकल अपर्चर दोनों होता है NA इक्वल टू साइन थीटा 0 इक्वल टू n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो इस तरह से बोथ ऑफ एबव इज करेक्ट आंसर, क्योंकि A और B दोनों सही हैं तो उपरोक्त दोनों को हम सही लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मोड ऑप्टिकल फाइबर आर। मोड के आधार पर ऑप्टिकल फाइबर होते हैं। तो मोड के आधार पर ऑप्टिकल फाइबर सिंगल मोड फाइबर, मल्टी मोड फाइबर, बोथ ऑफ एबव। तो मोड के आधार पर दो भागों में ऑप्टिकल फाइबर बांटे गए हैं, सिंगल मोड एंड मल्टी मोड फाइबर। तो बोथ ऑफ एबव इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर्स आर। यानी अपवर्तनांक के आधार पर ऑप्टिकल फाइबर होते हैं। अपवर्तनांक के आधार पर दो भागों में विभाजित किए गए हैं, स्टेप इंडेक्स फाइबर, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। तो ये दो प्रकार के हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आधार पर दोनों सही हैं, तो इसका मतलब सी ऑप्शन बोथ ऑफ एबव। तो A B दोनों करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, व्हाट इज ट्रू फॉर सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर। सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर के लिए क्या सत्य है। फर्स्ट ऑप्शन, डायमीटर ऑफ कोर इज 5 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। यानी कोर का व्यास सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर में 5 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर होता है। तो ये करेक्ट है। सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर में जो कोर होती है वो बहुत पतली होती है। नेक्स्ट ऑप्शन, ओनली वन लाइट रे ट्रेवल्स एट ए टाइम। एक समय में केवल एक प्रकाश की किरण ही सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर में संचरित होती है या ट्रेवल करती है। तो ये भी आंसर करेक्ट है। लाइट वेव गेट्स ओनली वन पाथ टू ट्रेवल इन कोर। यानी प्रकाश तरंगे को कोर में चलने के लिए केवल एक ही पथ या एक ही रास्ता मिलता है। तो कोर का व्यास इतना कम होता है कि इसको चलने के लिए एक ही रास्ता मिलता है कोर में। तो ये ऑल ऑफ एबव इज करेक्ट ऑप्शन। सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर बहुत पतला होता है, 5 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर डायमीटर का। और ये जो डायमीटर है ये कंपेरेबल है वेवलेंथ ऑफ लाइट, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के। इसलिए एक ही लाइट ट्रेवल कर पाती है एट ए टाइम, और ये लाइट एकदम सीधे ट्रेवल करती है। और इस लाइट को ट्रेवल करने के लिए
एक ही पाथ अवेलेबल होता है ऑप्टिकल फाइबर में, तो इसलिए एक ही लाइट हम सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर में ट्रेवल कराते हैं। सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर का एडवांटेज ये है कि सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर को हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। तो जहां हमें लंबी दूरी तक इस लाइट को भेजना हो तो वहां सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग करते हैं। तो सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस इंफॉर्मेशन सेंडिंग और कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, व्हाट इज ट्रू फॉर मल्टीमोड फाइबर। मल्टीमोड फाइबर के लिए क्या सत्य है? डायमीटर ऑफ कोर इज 50 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। कोर का व्यास लगभग 50 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। तो ये ए ऑप्शन सही है, क्योंकि कोर का जो व्यास है वो मल्टीमोड फाइबर में 50 टू 100 माइक्रोमीटर रखा जाता है। मोस्टली यूज्ड डायमीटर इज 62.5 माइक्रोमीटर। सेकंड ऑप्शन, मेनी लाइट रेज ट्रेवल एट ए टाइम एट डिफरेंट एंगल्स, यानी एक ही समय में प्रकाश की कई किरणें अलग अलग कोण पर चलती हैं। तो ये भी राइट है। मल्टीमोड ऑप्टिकल फाइबर में एक ही समय में कई प्रकाश की किरणें ट्रेवल करती हैं अलग अलग कोण पर, अलग अलग एंगल पर। तो ये हमारा कोर का सेंट्रल पार्ट है, इससे अलग अलग एंगल पर हम कई प्रकाश की किरणें ट्रेवल कराते हैं एट ए टाइम। तो अलग अलग एंगल पर हम कई प्रकाश की किरणें डालते हैं। तो इस तरह से मल्टीमोड ऑप्टिकल फाइबर में एक ही टाइम में कई रेज ट्रेवल कर सकती हैं। तो ये हमारा मल्टीमोड ऑप्टिकल फाइबर होता है। यूज्ड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन, छोटी दूरियों के लिए संचार के लिए उपयोग किया जाता है। तो छोटी दूरियों के लिए मल्टीमोड ऑप्टिकल फाइबर यूज किया जाता है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो डी ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी यहां पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, व्हाट इज ट्रू फॉर स्टेप इंडेक्स फाइबर। स्टेप इंडेक्स फाइबर के लिए क्या सत्य है? फर्स्ट ऑप्शन, एब्रप्ट चेंज इन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लैडिंग मटेरियल, यानी कोर और क्लैडिंग पदार्थ के अपवर्तनांक के मध्य अचानक परिवर्तन होता है। तो ये स्टेप इंडेक्स फाइबर है। ट्रांसमिशन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस ऑन प्रिंसिपल ऑफ TIR, पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर प्रकाश का संचरण होता है। ये भी ट्रू है। तो स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर में ए बी दोनों ट्रू हैं। तो स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर में जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसमें एब्रप्ट वेरिएशन होता है। तो ये हमारे कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 हो गया, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। इसमें स्टेप में वेरिएशन होता है, अचानक से वेरिएशन होता है। तो ये हमारा एब्रप्ट वेरिएशन हो गया। और ट्रांसमिशन ऑफ लाइट टेक प्लेस विथ प्रिंसिपल ऑफ TIR या पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर प्रकाश का संचरण होता है। तो ये दोनों चीजें सही हैं फॉर स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। स्टेप का मतलब ही है सीढ़ी। तो स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर में सीढ़ी नुमा ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर का कोर और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अब हम क्वेश्चन 65 देखते हैं, व्हाट इज ट्रू फॉर ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के लिए क्या सत्य है? फर्स्ट ऑप्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर डिक्रीजेज बाई मूविंग फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस टुवर्ड साइड वॉल, यानी कोर का अपवर्तनांक केंद्रीय अक्ष ये है, केंद्रीय अक्ष के किनारे तक धीरे धीरे घटता है। तो जो हमारा ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर होता है, इसमें कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके सेंटर पर, कोर के सेंटर पर मैक्सिमम होता है, और जैसे ही हम साइड में जाएंगे तो ये धीरे धीरे घटता रहता है। तो ये ऑप्शन सही है। यही चीज क्लैडिंग में भी है, क्लैडिंग का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स धीरे धीरे घटता चला जाता है। तो ये हमारा कोर और क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट नहीं रहते, ये लगातार दूरी बढ़ने के साथ साथ घटते हैं। डिस्टॉर्शंस ऑफ सिग्नल आर रिड्यूस्ड,
सिग्नल में विरूपण टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण जो होता है वो इसमें नहीं होता है। तो ये भी सही है ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर में। पैराबोलिक पाथ इज ऑब्टेन्ड फॉर ट्रेवलिंग लाइट, यानी प्रकाश के गमन के लिए एक परवलयाकार पथ या रास्ता प्राप्त होता है। तो ये जो हमारी रेज हैं वो पैराबोलिक फॉर्म में चलती हैं कोर में। तो इस तरह से ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर में रे पैराबोलिक पाथ यानी परवलयाकार पाथ इस तरह से एक्वायर करती है। तो ये ऑल ऑफ एबव सही ऑप्शन है। तो ये हमारा जो ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर है इसमें सारी चीजें ट्रू हैं। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कोर और क्लैडिंग का वो लगातार दूरी बढ़ने के साथ घटता है, कोर के सेंटर से दूरी बढ़ने के साथ घटता है, तथा इसमें डिस्टॉर्शंस कम होते हैं और जो रे है वो पैराबोलिक पाथ अपनाती है किसमें, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लैडिंग आर 1.5 एंड 1 देन फाइंड न्यूमेरिकल अपर्चर। यदि कोर और क्लैडिंग के अपवर्तनांक 1.5 एंड 1 है तो न्यूमेरिकल अपर्चर प्राप्त कीजिए। क्या होगा? तो न्यूमेरिकल अपर्चर का फार्मूला हम जानते हैं NA इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ N1 स्क्वायर यानी कोर का अपवर्तनांक स्क्वायर रूट ऑफ माइनस N2 स्क्वायर यानी क्लैडिंग का अपवर्तनांक। तो यहां पर वैल्यू रखेंगे 1.5 का स्क्वायर माइनस क्लैडिंग, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है तो 1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे 2.25 माइनस 1 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1.25 स्क्वायर रूट। तो 1.25 का स्क्वायर रूट यही सही आंसर है। तो ऑप्शन 3 या C यही राइट आंसर यहां पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लैडिंग आर √2 एंड 1 देन फाइंड क्रिटिकल एंगल। यदि कोर व क्लैडिंग के अपवर्तनांक क्या है, √2 और 1 है तो क्रांतिक कोण का मान क्या होगा? तो जो हमारा क्रिटिकल एंगल है यानी क्रांतिक कोण, उसकी डेफिनेशन क्या है? म्यू इक्वल टू 1/sin फाई सी, या ये होगा N1/N2। तो इस तरह से N1/N2 इक्वल टू 1/sin फाई सी, इसी से हम निकाल लेंगे अपना क्रिटिकल एंगल। तो sin फाई सी इक्वल टू 1 है, N1 √2 है। अब हम इसका साइन इनवर्स निकालेंगे। ये 1/√2 क्या होता है? साइन 45 डिग्री। तो साइन फाई सी इक्वल टू 45 डिग्री यानी फाई सी क्रिटिकल एंगल क्या हो गया? 45 डिग्री के बराबर हो गया। तो ये बी ऑप्शन यहां पर 45 डिग्री इज करेक्ट। ये फार्मूला हमारा होता है म्यू इक्वल टू 1/sin फाई सी। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। तो जो डेंसर मीडियम हमारा है कोर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम यानी क्लैडिंग। तो N1/N2 इक्वल टू 1/sin फाई सी। ये sin फाई सी इसका रिवर्स हो गया N2/N1 1/√2 और 1/√2 किसकी वैल्यू होती है? sin 45 डिग्री की। और इसको रखेंगे तो इस तरह से 45 डिग्री इस क्रिटिकल एंगल का मान आ गया। तो ये यहां पर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68। ऑप्टिकल फाइबर इज यूज्ड। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर हमारे हर क्षेत्र में यूज किए जाते हैं। इन सेंसर में भी यूज किए जाते हैं। नेटवर्किंग में किए जाते हैं, कंप्यूटर से कंप्यूटर को जोड़ने में। इन टेलीकम्युनिकेशन में किए जाते हैं। संचार व्यवस्थाएं सब इसी से चलती हैं। इन लैप्रोस्कोपी सर्जरी के मेडिकल फील्ड में किया जाता है। ऑल ऑफ एबव। तो उपरोक्त सभी यहां पर राइट आंसर है। ऑप्टिकल फाइबर इन सभी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ वी नंबर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज 10, तो वी नंबर इज 10, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोड्स NM। यानी यदि वी संख्या 10 है तो मोड्स की संख्या NM ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं नंबर ऑफ मोड्स
ये होता है हाफ वी स्क्वायर। इस फार्मूले से हम इसको निकालेंगे, एन एम इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर, तो हाफ इंटू 10 का स्क्वायर, तो ये कितना आया 50 आ गया। नंबर ऑफ मोड्स यहाँ पर 50 आ गए, तो ये सी आंसर सही है। यहाँ पर यदि वी 10 है तो नंबर ऑफ मोड्स 50 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ v इज लेस देन 2.405, यानी v संख्या क्या है 2.405, इससे कम है तो ऑप्टिकल फाइबर होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जिसके लिए v नंबर लेस देन 2.405 होता है वो सिंगल मोड, मल्टी मोड, बोथ ऑफ एबव, नन ऑफ एबव, तो यहां पर सिंगल मोड फाइबर होता है जिसके लिए v नंबर लेस देन 2.405 होता है। लास्ट क्वेश्चन, इफ v इज ग्रेटर देन 2.405 ऑप्टिकल फाइबर, यदि v नंबर इज ग्रेटर देन 2.405 ऑप्टिकल फाइबर होता है, तो ऐसा ऑप्टिकल फाइबर जिसके लिए v नंबर 2.405 से ग्रेटर होता है वो मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर कहलाता है। तो मल्टी मोड फाइबर यहां पर राइट आंसर है। तो v नंबर लेस देन 2.405 सिंगल मोड, v इज ग्रेटर देन 2.405 ऑप्टिकल फाइबर इज मल्टी मोड फाइबर।